हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CA एस्पिरेंट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के हमारे गेस्ट है CS संदीप जिंदल सर। फ्रॉम प्रोफेशन सर एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी है, द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। आज के इस पॉडकास्ट में हम सर की CS जर्नी, एक्सपीरियंस एंड कुछ वैल्यूएबल गाइडेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सर एट फर्स्ट आप थोड़ा अपने बारे में बता सकते हो कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और आप अभी करंट टाइम किस डेजिग्नेशन पे वर्क कर रहे हैं? Thank you for inviting me on this podcast. So, if I talk about my professional journey, Yes, sir. then my professional journey starts from 2008. जब मैंने फर्स्ट जॉब मेरी रेलिगेयर में स्टार्ट हुई, तो इन रेलिगेयर आई वाज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ वन ऑफ देयर ग्रुप कंपनी, नेमली द रेलिगेयर फाइनेंस लिमिटेड. Then after moved toward Religare Housing Development Finance Corporation Limited, and I worked with Religare for 3 years. After that, I started my own practice, and after due to some reasons I have to leave that practice. Then again moved to the corporate. I have also set up a housing finance company, a broking house, and worked with different domains and different organizations on the different positions, ranging from company secretary to chief compliance officer as well as the chief legal officers. Now I am working as an advocate. I have registered myself as an advocate, and now I am rendering my own consultancy and running my own firm in the name of Alpha Value Consulting. थैंक यू सर। सर आज का हमारा जो ये पॉडकास्ट है, तो इस पॉडकास्ट में हम बेसिकली CA स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप थोड़ा ये बता दीजिए कि आपने CS प्रोफेशन ही क्यों चूज किया, मतलब ये आइडिया आपके माइंड में कहाँ से आया? मेनली जो आइडिया कैरआउट का जो कंसेप्ट है या आने का है, तो जब मैं ग्रेजुएशन में था, जब ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, तो आई रियलाइज दैट एवरीवन इज गोइंग टू डू द CA, टू कंप्लीट द CA, बट नो वन इज ऑप्टिंग फॉर दिस प्रोफेशन. सो आई वाज जस्ट ओनली, देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इन दैट. I was just only inquiring dividend warrant of Chambar Fertilizer Limited. That was a company. So I have inquired that the two persons have signed that dividend warrant. One is the managing director and another the company secretary. So I realized the power of a company secretary at that point of time. That this is the power of the company secretary, that they can be parallelly advise the company by taking the steps in the shoes of the management, and he is running parallel to the managing director. So this is the designation and power. So from that point of time I realized that I will go for this company secretaryship. थैंक यू सर। सर जो बच्चे अभी CS कर रहे हैं, तो CS बनने के बाद हम मार्केट से एज ए फ्रेशर क्या सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो, सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट करने की जो आपका कंसेप्ट है या जो भी आपका आस्क है, माय मेन मोटो, या मैं डिफरेंट सेशंस में सब स्टूडेंट्स को, जब इनवाइटीज को मैं हमेशा यही बोलता हूँ, जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू डू यू वांट, लर्निंग और अर्निंग. ठीक है, यू शुड फोकस ऑन लर्निंग फर्स्ट. अगर आप लर्न अच्छे से कर लेंगे, अर्निंग तो आपकी अपने आप हो जाएगी. स्टार्टिंग में आपको मेन जो फोकस करना है वो इस पे करना है भी आप कौन सी कंपनी में या किस फर्म के पास जा रहे हो. आप एज अ फ्रेशर, बिकॉज ट्रेनिंग में आप जो सीख सकते हो वो बेसिक्स सीख सकते हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है, जब आप जाएंगे फर्म में जाएंगे या किसी कंपनी में जाएंगे तभी ही सीखेंगे. लेकिन अगर आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कहोगे नहीं, मेरे को तो इस कंपनी में जाना है जो मुझे अच्छा पैसा देगी, मैं कहीं पे नहीं जाऊंगा दूसरे में. लेकिन अगर आपको कहीं से लर्निंग अच्छी हो रही है, आप अपने प्रैक्टिकल कंसेप्ट को जो आपने पढ़ा है, जो ट्रेनिंग में सीखा है, उसको आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इम्प्लीमेंट करने का अगर आपको चांस मिल रहा है, तो सैलरी पॉइंट गोज इनटू द सेकंड ट्रैजेक्टरी. ठीक है, तो
आपको फर्स्ट अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। सो इनिशियल 2-3 इयर्स आप लर्निंग कीजिए एज अ फ्रेशर, देन आफ्टर दैट यू कैन नेगोशिएट द बेटर सैलरी विद यू। सर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मतलब पूरी सीएस फर्टिनिटी में सबसे मेन क्वेश्चन है कि हमें अपनी आर्टिकलशिप आफ्टर एग्जीक्यूटिव स्टार्ट करनी चाहिए या आफ्टर प्रोफेशनल, और कंपनी में करनी चाहिए या फर्म में? देखो, आर्टिकलशिप का यहाँ तक सवाल है स्टार्ट करने का। जी सर। जैसे मैंने फर्स्टली आपको बताया, लर्निंग, फोकस ऑन लर्निंग। लर्निंग कहाँ से होगी आपको? वो लर्निंग आपको एक अच्छी कंपनी में भी हो सकती है, वो आपको एक किसी पीसीएस फर्म के पास भी हो सकती है। इट डज नॉट मैटर कि आपने कहाँ से किया है। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज में आर्टिकलशिप करके आए हैं, लेकिन आने के नाम पे अगर उनसे कोई काम करवाया जाए तो नहीं कर सकते वो, उनको पता नहीं लगता। लेकिन वही अगर कोई फर्म में करके आए तो उसको ओवरऑल नॉलेज, एक्सपीरियंस रहता है। तो आप किस डिपार्टमेंट में जाते हो, कितने लोग हैं वहां पे, आपको क्या एक्सपोजर मिल रहा है, यू हैव टू चेक दैट थिंग, ठीक है ना, बिफोर ज्वाइनिंग एनी आर्टिकलशिप। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो कि आप किसी नवरत्न या किसी कंपनी में जाते हो, ठीक है ना, वहां पे जाके आपको कहते हो ठीक है आपको आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड अच्छा मिल जाएगा वहां पे, लेकिन आप ये सोचो भी आपको लर्निंग क्या होगा। तो मेरे हिसाब से लर्निंग के नाम पे वहां पे तो आपको बोर्ड रूम में भी एंटर नहीं करने दिया जाएगा वहां पे, ठीक है, बिकॉज द मेन सीएसए विल बी देयर, यू हैव टू डू सम एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब ओवर देयर। ऐसे ही अगर आप किसी बड़ी लिस्टेड कंपनी में जाते हो तो लिस्टेड कंपनी के एक उसका आप पार्ट बनते हो जिसमें आपको एक पोर्शन ऑफ काम करने को मिलता है। तो आप, मेरा हमेशा ये रहेगा, अगर आपको कंपनी सिलेक्ट करनी है देन यू शुड गो फॉर अ मिड साइज कंपनी। यस सर। ठीक है, और अगर आपको फर्म में जाना है तो फर्म, यू शुड सिलेक्ट अ फर्म विच हैव अ डिफरेंट नेचर ऑफ काइंड ऑफ अ वर्क, लाइक कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट हो गया, सेक्रेटरियल ऑडिट हो गया, ड्यू डिलिजेंस हो गया। और अगर किसी लॉ फॉर्म में आप एक्सपोजर लेना चाहते हो तो लॉ फॉर्म अगर एक्सपोजर दे सकती है तो लॉ फॉर्म में आप जाइए। सर एक ये भी रहता है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमको फर्म में वर्क एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, और कंपनी में ऐसे बोलते हैं कि स्टाइपेंड बहुत ज़्यादा मिलता है लेकिन वर्क एक्सपोजर लिस्टेड कंपनी में नहीं मिल पाता। सो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन, मतलब लिस्टेड कंपनी में हम अच्छा खासा वर्क एक्सपोजर नहीं ले सकते? यहाँ तक लिस्टेड कंपनी की बात है, लिस्टेड कंपनी में आपको एक सेट फॉर्मेट होगी, दिस द रियलिटी। सेट फॉर्मेट में आपको केवल फॉर्मेट्स को ही फिल करना है, उसमें आपको जैसा आपका सीनियर आपको बताएगा भाई ये इंफॉर्मेशन यहाँ से फिल करनी है, देन यू विल बी एन इंफॉर्मेशन फिलिंग पर्सन ओवर देयर, ठीक है। लेकिन उसमें आप अपना माइंड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वहां पे लिस्टेड कंपनी में आपका माइंड अप्लाई या अपनी जो एजुकेशन जो आपने ली है उसका एप्लीकेशन तभी होगा जब आप एज अ सीएस उस कंपनी में जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ठीक है। लेकिन फर्म में क्या है, फर्म में आपके ऊपर ओवरऑल काम आपको करने के लिए दे दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप किसी फर्म में ज्वाइन करते हो या किसी मिड साइज में, अनलिस्टेड कंपनी में, मिड साइज कंपनी में ज्वाइन करते हो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर लर्निंग पर्सपेक्टिव। ओके, थैंक यू सर। सर जो बच्चे सीएस ट्रेनिंग या इंटर्नशिप स्टार्ट करने वाले हैं, सो उनके लिए कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना जरूरी है? लाइक एग्जांपल जैसे कंप्यूटर, एमएस ऑफिस, एक्सेल। देखो, बेसिक जो स्किल्स हैं, कंप्यूटर स्किल्स तो आपको आनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी फर्म में ज्वाइन किया और आपको सिस्टम तक नहीं चलाना आता, आपको ये नहीं पता सिस्टम ओपन और शट डाउन कैसे करना है, आपको एमएस ऑफिस और एमएस वर्ड के बारे में नहीं पता। दीज आर द बेसिक स्किल्स। द मोस्ट स्किल इज दैट you should have a keen of learning, you should be keen to learning, ठीक है सर। you should have a zeal to learning कि मुझे सीखना है और कैसे भी काम। फॉर एग्जांपल कई जो मैंने एक्सपीरियंस किया, कुछ ट्रेनिंग्स क्या करेंगे, कहेंगे ठीक है जी हम तो बैठे हैं, अगर हमें काम कोई बता देगा, सिखा देगा तो हम कर लेंगे। कोई भी आपको स्पून फीडिंग नहीं करेगा, इसके लिए आपको अर्न करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर आपको में कैपेबिलिटी होनी चाहिए R&D करने की, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की। अगर आपको कोई असाइनमेंट दे दिया जाता है, उस असाइनमेंट का प्रेसिडेंट आप R&D करके खुद ढूंढो और खुद ढूंढ के उसको आप बनाओ किसी भी डॉक्यूमेंट्स को। जैसे मेरे यहाँ ट्रेनिंग है, मेरे यहाँ पे ऑफिस में ट्रेनिंग है, मैं अपने ट्रेनिंग्स को सीधा बोल देता हूँ भाई ये काम करना है, ये असाइनमेंट है, या ये आपको
रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने, आप इसको ड्राफ्ट कीजिए। आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द एआई टूल्स आर अवेलेबल, जो हमारे टाइम पे तो थे नहीं जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे। तो एआई टूल से आप उसको यूज कर सकते हो, आपको यूज करना आना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस आपको उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा ड्राफ्ट को, डॉक्यूमेंट को। सो एआई से आप वेल वर्स्ड एंड एमएस ऑफिस और कंप्यूटर से आपको वेल वर्स्ड होनी चाहिए। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक एग्जांपल जैसे दो स्टूडेंट्स हैं, एग्जांपल जैसे एक आप हो और एक मैं हूँ। आप भी सीएस प्रोफेशनल की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं भी सीएस प्रोफेशनल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आप मेरे को गाइड करते हो, आप मेरे को सिखाते हो। आपने सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम दिए, मैंने सीएस प्रोफेशनल एग्जाम दिए, लेकिन जब रिजल्ट आया सो आप फेल हो गए, मैं पास हो गया। आई वांट टू से दैट कि जो बच्चे सीएस कर रहे हैं या जो सीएस बन गए हैं, सो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नॉलेज का लेवल ज्यादा है किससे, जो सीएस नहीं बने उससे। पीछे देखो, इसका कोई मैं कहूँ भी कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, ठीक है। इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग। एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। यस सर। मेरे अंडर एक ट्रेनी था, काम करने में भी बड़ा अच्छा, सीखने का सब क्वालिटीज उसमें थी, लेकिन उसका जो प्रोफेशनल था वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। अब उसको बोला गया भी तुम अपनी मार्कशीट निकलवा लो जरा, जो भी है आपकी। तो उसने मार्कशीट्स निकलवाई, तो मैंने फर्स्ट पेज मार्कशीट्स का देखा, सब कुछ उसने लिखा हुआ, लेकिन उसमें मिस्टेक्स, नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन द पेपर। आता उसको सब कुछ था, लेकिन उसको पेपर पे कैसे उतारना है वो नहीं पता था। राइटिंग प्रेजेंटेशन नहीं पता था उसको, कैसे करनी है क्या नहीं करनी है। कहीं पे सेक्शन गलत कोड कर दिया, पता है भी ऐसा होता है, लेकिन सेक्शन गलत कोड कर दिया। तो दैट इज व्हाई, अगर आपको कुछ पता है, आपको कंसेप्ट क्लियर है, you can write about the concept. If you know the section properly, आपको पता है यही सेक्शन है, then only you should code the section, otherwise not code the section. और दूसरा, अपनी राइटिंग जो स्किल्स हैं उसको डेवलप करना। सेकेंडली, जो लिखा है वो सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए, सामने वाले को पता भी होना चाहिए, जो भी चेकर है। नहीं होता क्या कि वो चेकिंग करते टाइम पे उनको पता ही नहीं चलता पर्सन ने लिखा क्या है, वो कहना क्या चाहता है। ठीक है। सो टू बी स्पेसिफिक टू द पॉइंट वाइज आपको आंसर देना चाहिए, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपको केस लॉ पता है तो आप केस लॉ लिखिए, अगर आपको केस लॉ का कंटेक्स्ट पता है तो आप कंटेक्स्ट लिखिए केस लॉ, तो देन यू कैन पास द एग्जाम। सर यदि लाइक एग्जांपल जैसे यदि आपको नॉलेज है लेकिन आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपका पास होना मुश्किल है, मतलब आपको राइटिंग प्रेजेंटेशन पे वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो ICSI उसमें एवरी ईयर ICSI में प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। सो ICSI में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया होता है और इसमें कौन वोटिंग कर सकता है? देखो, ऐसा कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है। एनीवन कैन बी इलेक्टेड एज एन प्रेसिडेंट ऑफ ICSI। फॉर दैट पर्पस यू हैव टू कंटेस्ट द इलेक्शन। अब इलेक्शन में का एक क्राइटेरिया, नॉमिनेशन का एक क्राइटेरिया है कि आप फेलो मेंबर इंस्टीट्यूट के होने चाहिए, और अगर आप फेलो मेंबर नहीं है तो देन यू कैन नॉट स्टैंड फॉर द इलेक्शन। आपको अपनी नेटवर्किंग, मार्केटिंग, जो आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, अपने फेवर में वोट वो करने पड़ेंगे, जुटाने पड़ेंगे। अगर आप इलेक्ट हो जाते हो सेंट्रल काउंसिल में, स्पेसिफिकली सेंट्रल काउंसिल में, तो सेंट्रल काउंसिल में जितने मेंबर होते हैं वो एक साल के लिए, प्रेसिडेंट एक साल के लिए होता है। तो जैसे ही टर्न बाय टर्न, फर्स्ट प्रेसिडेंट, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, तो टर्न बाय टर्न उनका फिर वो कैन से टर्न बाय टर्न उनका नेम आता है। अभी पहले प्रेसिडेंट, जैसे पहले प्रेसिडेंट है फिर सेकंड वाइस प्रेसिडेंट है। नहीं, हिस्ट्री क्या कहती है? हिस्ट्री ये रही है कि नेक्स्ट जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही अगले बार प्रेसिडेंट बनता है। ठीक है। और जो वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता वो फिर नेक्स्ट इलेक्शंस में कोई भी डेजिग्नेशन लेता है। इसके लिए बस आपका CS और फेलो मेंबर होना मैंडेटरी है। इसके एग्जाम होते हैं, लाइक एग्जांपल जैसे हम कंपेयर करें CA के एग्जाम से, तो जो CA के एग्जाम होते हैं उसमें बच्चों को जब एग्जाम होते हैं तो 1 डे का गैप मिलता है, लेकिन हमारे जो CS के एग्जाम है, लाइक एग्जांपल से अगर कोई स्टूडेंट बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सो देयर इज नो गैप बिटवीन द CS एग्जाम। I think now they have started giving the gap. Sir, there is no gap at that current time, like in 2026. So ICSI करंट टाइम एग्जाम के बीच में कोई भी गैप नहीं दे रहा है, क्योंकि
एग्जाम टाइम में बच्चे के लिए बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब उसने एक एग्जाम दिया तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए उसके पास 24 घंटे भी नहीं है। सो नो गैप बिटवीन सीएस एग्जाम। तो इसके पीछे आईसीएसई का क्या मोटिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है? देखो, इसमें मोटिव और ऑब्जेक्टिव तो आई डोंट सी दैट देयर इज एनी बैड इंटेंशन और बैड मोटिव ऑफ आईसीएसआई, ठीक है। बट मेरा जो मानना है कि इस तरह का अगर करिकुलम बना के रखना या इस तरह का वो करना, दैट इज मोर पोन टू योर टाइम मैनेजमेंट। हाउ विल यू मैनेज योर टाइम? जब आप प्रोफेशन में आ जाएंगे तब भी आपको टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर को झेलने का टेक्निक्स आनी चाहिए। आई थिंक दिस इज द स्टेप टूवर्ड दैट, कि अगर आपका एक दिन का भी गैप नहीं है एग्जाम में, 24 आवर्स के बाद आपको दूसरा एग्जाम देना है, तो इट इज द ओनली फॉर दैट कि टू माय माइंड कि हाउ टू हैंडल द प्रेशर, Yes. and how to handle the pressure and how to make your time, how to manage your time so that you can derive the effective results. ये केवल एग्जाम्स में ही नहीं है, ये आपको जब प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करेंगे, प्रोफेशनलिज्म में आ जाएंगे, तब भी आपको ये फेस करना पड़ेगा। तो दिस इज आई थिंक द स्टेप टुवर्ड दैट। ओके 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 सर, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर बहुत सारे बच्चे सीएस के साथ सीए, एलएलबी या एमबीए करते हैं। सो आपके अकॉर्डिंग सीएस के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है? देखो, सीएस इज मोर जस्ट लाइक टू लॉ रिलेटेड डिग्री। Yes. हम इसमें कॉर्पोरेट लॉ का करते हैं, तो मेरे लिए एक बेस्ट कॉम्बिनेशन में आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, यू शुड गो फॉर लॉ, एलएलबी। सर एवरीबॉडी नो कि एज पर सेक्शन 2 क्लोज 51 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, लाइक द सीईओ, board of director and company secretary, these are the KMP of the company, like who do work on the top level management of the company, but chartered accountant doesn't have that status, the status of the KMP. So while lawmaker treated chartered accountant as a KMP of the company, कि CA को KMP क्यों कंसिडर नहीं किया गया? So CA is also KMP indirectly. If CA is appointed as a CFO, then CFO is also KMP. Sir, and most of the CFO positions are held by the CS. सर लॉ मेकर ने डायरेक्ट चार्टर्ड अकाउंट को KMP नहीं रखा है। लाइक एग्जांपल जैसे सीए है, तो यदि आपका 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तब जाके आप CFO के पोजीशन पे जाते हो, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी को तो डायरेक्ट KMP पोजीशन पे रखा गया। because the industry and the government is more relying on the CS instead of relying on those guys. They are more relying on the CS. So this is the power of the profession. That is why they have been included in the KMP definition, because you have been responsible for all of the compliances, all of the goods or bad things in a company. So that is why your position is kept parallelly to the management. सर एक लाइक एग्जांपल, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे अभी एक डिबेट हुई थी पीछे अकाउंटेंट की डेफिनेशन पे, तो ये मतलब सीएस को कभी तो ये अकाउंटेंट कंसीडर कर लेते हैं, कभी तो ये सीएस को एज अकाउंटेंट इंक्लूड कर लेते हैं, कभी एक्सक्लूड कर देते हैं, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलवेज अकाउंटेंट कंसीडर किया गया है। सो मतलब सीएस को कभी अकाउंटेंट की डेफिनेशन में ऐड कर देना और कभी मतलब एक्सक्लूड कर देखो, देना। अकाउंट यहाँ तक बात है अकाउंटेंट की, या अकाउंटिंग में इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करना, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेजेक्टरी और मैटर। तो बट हाँ, हम अगर अपने एरिया ऑफ लर्निंग और स्कोप ऑफ लर्निंग को देखा जाए, तो सीएस आर मोर इनटू दिस फाइनेंशियल काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है ना, वो फाइनेंस के ऊपर ज्यादा इंस्टीट्यूट का फोकस है, लाइक टैक्स, अकाउंट, फाइनेंस, टैक्स का, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. So this is the whole we can say the area that has been given to the CA Institute. Our area is not only related to this, but our area is more wider than that. ठीक है. अभी जैसे एक सेबी ने अभी सीसीडी, कैफे कॉफी डे के अंदर एक लिस्ट उसके लिए कंपनी सेक्रेटरी को भी कहा भी यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग टू चेक वेदर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, सो मेरा कहना है भी अकाउंटेंट डेफिनेशन में लेके आना नहीं लेके आना, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, but we have a more power than those in comparison to that.
ओके, थैंक यू सर। हम्म। मतलब सर एक ये भी है ना कि अगर सीएस अकाउंटेंट की डेफिनेशन में नहीं है, लेकिन ये जो जीएसटी फील्ड में या टैक्स डिपार्टमेंट के फील्ड में वर्क करना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, तो कर सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने सब्जेक्ट को एक्सक्लूड नहीं किया है। नहीं, you need not to, I don't think so that you need any recognition from any government authority for doing that kind of a work. You can straightway start practicing in that area. My many CS friends are working in a professional tax, earlier it was professional tax, now GST टैक्सेशन साइड, और इवन अगर आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जाएंगे तो वहाँ पे सीएस जो है, सीएस आपको इवन अकाउंटिंग में भी आपको मिलेंगे काफ़ी अच्छा काम करते हुए। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन गोइंग इनटू दैट एरिया। ठीक है, एक रिकॉग्निशन मिलता है, अच्छा है, नहीं मिलता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप तब भी कर सकते हैं, बट आपके पास उसको करने की नॉलेज एंड कैपेबिलिटी होना मैंडेटरी। राइट सर, टोटली एग्री सर। सर अब जो बच्चे अटेम्प्ट्स के लूप में फंसे हुए हैं, मतलब उनको लग रहा है कि सीएस मेरे बस की नहीं है, मेरे को ये प्रोफेशन क्विट करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर 100 बच्चों ने सीएस स्टार्ट किया कि 100 के 100 सीएस बन जाएंगे, क्योंकि उसमें मुश्किल से 10 बच्चे बनेंगे। सो जो बच्चे प्रोफेशन को क्विट करना चाहते हैं या छोड़ देते हैं बीच में, सो मतलब उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि हमें अपने प्रोफेशन को क्विट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या कुछ अलग करना चाहिए? देखो, ये इस पॉइंट के ऊपर ना तो मैं किसी को कुछ गाइड कर सकता हूँ, ना ही मुझे करना चाहिए, बिकॉज ये पर्सन का खुद का डिसीजन है। उसको देखना है भी उसको कंटिन्यू करना है या उसको यहीं पे स्टॉप करना है। दैट सोली डिपेंड्स ऑन दैट गाय, दैट पर्सन, ठीक है ना। उसमें किसी को कोई सजेस्ट आपको चलना चाहिए, आपको छोड़ना चाहिए, ऐसा मैं किसी को कोई सजेस्ट नहीं करूंगा, ना ही मेरे कोई कमेंट होगा इस। थैंक यू सर। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्सर यह माना जाता है कि सीए और सीएस प्रोफेशनल मेनली प्राइवेट सेक्टर में ही काम करते हैं, लेकिन क्या गवर्नमेंट सेक्टर में सीए सीएस के लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज है? गवर्नमेंट, अभी जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, पीएसयू होगी, नवरत्ना कंपनीज होगी, वहाँ पे अलग से सीएस डिपार्टमेंट रहता है। वो सीएस, जैसे आप एनटीपीसी में जाइए, आप बीएचईएल में जाइए, आप जो लिस्टेड बैंक्स में जाइए, सब में कंप्लायंस, सीएस इज एक्टिंग एज एन कंप्लायंस ऑफिसर। तो ऐसा नहीं है अभी केवल प्राइवेट सेक्टर तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा है। प्राइवेट सेक्टर इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मोर देन द गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। बट हाँ, वहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ही मिलेंगी। और इवन अब तो कई पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट ने सीएस को हायर करना स्टार्ट कर दिया। आप एमसीए में जाइए, आप सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में अगर आप जाइए, तो आपको आज की डेट में वहां पे जितने भी पर्सन जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन या और एक्टिविटीज में लगे, वो सारे के सारे सीएस ही मिलेंगे आपको। तो दैट इज अ गवर्नमेंट। बेशक वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, लेकिन फिर भी आपको उन कॉन्ट्रैक्ट में उनकी प्रेफरेंस सिर्फ सीएस को ही है रखने। सो इट इज गवर्नमेंट भी धीरे धीरे और एरियाज में भी ओपन हो रही है। सर यदि थोड़ा सा मतलब रेशियो के बेस पे कंपैरिजन करें कि इतने परसेंट सीएस गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करते हैं, इतने परसेंट सीएस कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क करते हैं, तो आप क्या रेशियो देना चाहोगे? नहीं, मैं उसके बारे में आपको कोई डाटा नहीं दे सकता इस वजह से, क्योंकि मेरे पास कोई डाटा है ही नहीं है, ना ही मैंने आज तक कभी ऐसा कंपैरिजन किया है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको नहीं दे पाऊंगा कोई डाटा। ओके सर। सर नाउ आई हैव सम रैपिड फायर क्वेश्चन फॉर यू, सो आर यू रेडी? यू कैन। सर टी लवर या कॉफी लवर? टी लवर। सर लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। सर यदि आपके पार्टनर आपसे नाराज हो जाए तो आप सॉरी बोलते हो या इग्नोर करते हो? बड़ा टफ क्वेश्चन है यार इसका, तो सॉरी बोलना इग्नोर करना दोनों ही होते हैं। दोनों ही होते हैं। ओके ओके सर। किसी पॉइंट पे सॉरी भी बोला जाता है, किसी टाइम पे इग्नोर भी करना बेटर रहता है। यस सर, राइट। आपको एक दिन की छुट्टी मिले तो आप क्या चूज करोगे, ट्रैवल या स्लीप? मैं तो ट्रैवल ही चूज करूंगा, बिकॉज आई एम ट्रैवल हॉलिक। सर नेटफ्लिक्स या यूट्यूब? नेटफ्लिक्स। सर मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल? मॉर्निंग पर्सन। हाँ। ओके ओके सर। एग्जाम के एक दिन पहले आप पढ़ाई करते थे या टेंशन लेते थे? नहीं, मैं पढ़ाई करता था। सर यदि आज आप सीए सीएस नहीं होते तो क्या होते? ऐसा कभी सोचा नहीं, मतलब प्लान भी नहीं था आपके? नहीं, सोचा नहीं था। आपको क्या लगता है कि जो सीएस जर्नी थी, जो आपकी सीएस जर्नी थी, वो मतलब टफ थी, इंटरेस्टिंग थी, या मतलब अच्छी थी?
नहीं, मेरे लिए इंटरेस्टिंग थी क्योंकि मैंने ऐसा नहीं है मैं केवल सीएस के ऊपर था, मैं साथ साथ में जॉब भी किया है मैंने। तो मैं टैक्स एडवोकेट के अंदर एज एन असिस्टेंट वर्क करता था। जैसे जैसे मेरी सीएस जर्नी चलती रही, साथ साथ में वो जॉब चलती रही मेरी। तो आफ्टर दैट जॉब देन आई मूव टू दिल्ली। तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग था। Sir, one mistake like we should avoid in our CS journey. रिलाई ऑन योर सेल्फ ओनली, नॉट ऑन द अदर्स। राइट सर, राइट सर। सर, एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट क्या होनी चाहिए? कीन टू लर्निंग, Keen to learning. एवरीवन इज अ लर्नर, यू शुड हैव अ कीन टू लर्न। सर, इन द एंड आप हमारी पूरी CACS कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहोगे? बस यही, जो भी करो मन से करो। Sir, a lot of thanks for your valuable time. Like your insight, your experience will be more beneficial for our CACS fraternity. And these are not only my questions; these are all the CACS fraternity questions. So once again, thank you so much for your valuable time and valuable support. So thanks for watching this podcast. So if you like this conversation, please like, share, and subscribe my YouTube channel. Thank you. Thank you. Thanks for your time. Thank you. Thanks for inviting me over here.